बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक है कैलकुलस का, और हमारे सिलेबस के अंदर भी मेंशन है डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे जर्नल थ्योरम्स जिनमें रोल्स थ्योरम है और मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर जो है हम इंटीग्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे और इसको देखेंगे कि डेली लाइफ के अंदर व्हाट इज़ डेरिवेटिव और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इसके जनरल रूल्स भी देखेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे उसकी लिमिट और कंटिन्यूटी भी डिस्कस की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव डेफिनेशन है, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग a point x. The derivative of f at x denoted by f prime of x is defined by। अब यहाँ पे वो कहता है कि f कोई फंक्शन है जिसको हम डिफाइन है जो कि उस पूरे इंटरवल पे, और x एक पॉइंट है जो उस इंटरवल के अंदर पड़ा है, यानी कि x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल ए बी, और f जो है वो डिफाइंड है इस इंटरवल पे। ठीक है, यानी कि इंटरवल की कोई भी वैल्यू आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, आंसर अनडिफाइंड नहीं आता। द डेरिवेटिव ऑफ f एट x, f का डेरिवेटिव x पे, इसको हम f प्राइम ऑफ x से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव का। अब जिस तरह कल के लेक्चर में हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ी थी, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा h जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से, तो ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर राइट साइड से करेगा तो फिर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ फ़र्क जो है वो यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि अगर ये फार्मूला सेम है तो इसमें कहाँ पे फ़र्क आता है, ये फर्दर एक एग्जांपल हम देखते हैं तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। अब अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि एक किस्म का ये लिमिट का क्वेश्चन है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। यानी कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं आता राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव असल में होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी कि टाइम के लिहाज से किसी भी चीज़ में जो तब्दीली आ रही है उसकी जो शरह है कि किस शरह से तब्दीली आ रही है, किस रेट से वो फंक्शन जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी फंक्शन किस तरह चेंज हो रहा है तो उसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव का। आपने फिजिक्स के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रखा होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो यही जो है वही डेरिवेटिव ही लेके हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अब जो हमने बात की कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, तो इसका मतलब है पहले कुछ और है फिर चेंज होता है। कहते हैं कि अगर हम जो है सपोज करते हैं कि x का एक इंक्रीमेंट है डेल्टा x, यानी कि ये डेल्टा x जो है ये चेंज है किसके अंदर, x के अंदर,
विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अब ये x आपका, अगर ये फंक्शन देखें ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो x आपका क्या है, ये डोमेन है या आम अल्फाज में इनपुट है, ये रेंज है या ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अब अगर जो है वो इनपुट में चेंज आती है, यानी कि x चेंज होके क्या क्या बन जाता है, डेल्टा x बन जाता है, तो सिमिलरली y भी चेंज होगा और वो क्या बन जाएगा, y से डेल्टा y। ठीक है, यानी कि हमने चूंकि चेंज की बात करनी है और रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो अगर x हमारा चेंज होता है, यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ x चेंजेस फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा x, द वैल्यू ऑफ y चेंजेस फ्रॉम y टू डेल्टा y, और इसे f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल भी लिखा जाता है, यानी कि इस चीज़ को ये लिख दिया गया है। जब x जो है x प्लस डेल्टा एक्स में चेंज होगा तो y जो है y प्लस डेल्टा y में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो इस y को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अब फिर से वही बात कि हमने जो है रेशो कैलकुलेट करनी है इंक्रीमेंट की। ठीक है, इजाफे, तो इजाफा भाई दोनों साइड से हुआ है, अगर x में हुआ है तो y में भी हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। जब डिवाइड हमने कर लिया उसके बाद जो है हम लिमिट लेते हैं डेल्टा x गोज टू ज़ीरो। अब डेल्टा x गोज टू ज़ीरो लिमिट लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है x हमारा चेंज हुआ x प्लस डेल्टा x में। अगर इन दोनों के अंदर मैं चेंज कैलकुलेट करता हूँ तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, चेंज बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस कर दिया जाता है, तो आंसर क्या आ गया, डेल्टा एक्स। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लिमिट मेरी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x और x प्लस डेल्टा x इतने क्लोज हैं कि वहाँ पे डेल्टा x तकरीबन ज़ीरो हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो चेंज है वो बिल्कुल जो है ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है। वर्ड समझे, मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, मैंने एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो नहीं कहा, क्योंकि एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि डेल्टा एक्स अप्रोच करे ज़ीरो को। तो वो जो चेंज है एक्स के अंदर वो अगर इतनी है कि बस उसको समझते हैं कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो फिर ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फंक्शन कहलाता है एट अ पॉइंट एक्स को। तो ये उसकी डेफिनेशन है, एक पहले हमने पढ़ी, एक सिंपल सी भी बड़ी होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए वेयर लिमिट गोज टू एक्स ए। ठीक है, तो ये भी डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। बहरहाल ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला। अब डिफरेंशिएबिलिटी ऑन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, तो ओपन एंड क्लोज इंटरवल पे कल हमने जो है वो लिमिट डिस्कस की थी, तो सेम कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंशिएबिलिटी का भी वही है कि फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा ओपन इंटरवल पे, जब वो उसकी ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इस ए बी के हर पॉइंट के, ये जो ए बी इंटरवल है इसके हर पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है इस पूरे इंटरवल पे। इसी तरह अगर क्लोज इंटरवल की बात की जाए तो कल भी हमने देखा था कि लिमिट तब क्लोज पे एग्जिस्ट करती थी, लिमिट एग्जिस्ट ऑन क्लोज इंटरवल ए भी मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे हमने कहा था इफ, चलें वो कंटिन्यूटी थी, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल। फिर हमने कहा था लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और इसी तरह लिमिट एक्स गोज टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये लिमिट जो है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल है तो तब हम कहते थे कि उस क्लोज इंटरवल में भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी वही जो है ना वो कंडीशन लगाई गई है कि पहली तो बात है कि f जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। जब ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल हो गया तो अब हमने देखना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट
ए एग्जिस्ट, तो क्या ये जो इंटरवल ए बी है, क्या इस ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? अगर तो करता है तो ठीक है। इस तरह बी पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये भी एग्जिस्ट करता है और एफ जो है इसके ए बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं उन सब पे अगर डिफरेंशिएबल है और उसका ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम कहते हैं कि एफ जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है किस पे? एट क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है। अब इसके बाद a function f is said to be differentiable if and only if it is differentiable at every point of its domain, अगर पॉइंट के हर पॉइंट पे, ठीक है, डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसको हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो जनरली फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर उसकी जो भी डोमेन है उसके हर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो तो। अब एक थ्योरम है कि अगर f डिफरेंशिएबल है x नॉट पे तो f कंटिन्यूअस होगा x नॉट पे। अब आपने याद रखना है कि इसको ऐसे कहा जाता है, डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, पक्की बात है। यानी कि अगर आप किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और वो डिफरेंशिएबल होता है तो फिर कंटिन्यूअस वो होगा, उसकी कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन की, तो लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। अच्छा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। ओके, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, वो हो भी सकता है डिफरेंशिएबल और नहीं भी हो सकता। तो इसको हम आगे चल के एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब एक फंक्शन हमने लिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स क्यूब, ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है, वरना इस पे लिमिट ले लें। आपको पता है आप नेगेटिव साइड से भी आएंगे इसका आंसर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव साइड से आएंगे फिर भी पॉजिटिव होगा। और एक्स की जगह ए को रखते हैं, फर्ज करें ए पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो तब भी आपके पास लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो है वो इक्वल आ जानी है। तो ये कंटिन्यूअस है, अंडरस्टूड। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। अब यहाँ पे चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स मॉड के। एफ ऑफ जीरो अगर इसमें पुट करते हैं तो जीरो आ जाएगा। एक्स माइनस जीरो एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो फिर एक्स मॉड जो है वो माइनस एक्स के इक्वल होगा, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर -1। सिमिलरली अगर एक्स पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो फिर एक्स मॉड जो है वो पॉजिटिव एक्स के इक्वल होगा और यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमने पढ़ लिया था। एक और एग्जांपल भी है, यहाँ पे आप देखें एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन ऑफ 1/x। अच्छा, यहाँ पे जब हम लिमिट लगाते हैं, चूंकि इस पे लिमिट लगा सकते हैं, ये तो वैसे वैल्यू गिवन है, तो इस पे हम लिमिट लगाते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स साइन इनवर्स साइन ऑफ 1/x है, माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा? ये ख़त्म हो गया, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट। अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा? वो कहीं पे -1 से 1 के दरमियान होगा। अब लिमिट कहती है कि उसका आंसर यूनिक होना चाहिए। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू यूनिक हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी लिमिट का आंसर -1 और 1 के दरमियान इनफिनाइट नंबर्स हैं, उनमें से आ रहा है। तो यहाँ पे मसला है, फिर इसका मतलब है कि यूनिक अगर वैल्यू नहीं आ रही तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ
डेरिवेटिव। तो इसके लिए जो है हम थोड़ा सा मूव करेंगे बुक पे, वहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब f जो है, हम कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन लेते हैं जिसको हमने डिनोट किया हुआ है, f इज y इज इक्वल टू, जिसको हमने डिनोट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि y को हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं, पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये q है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, p है। ये एक किस्म का जो सीकेंड लाइन गुजर रही है, ये उसके एजेस में है, और बीटा जो है वो एंगल बन रहा है, ठीक है, जो कि एक लाइन जो है ये पी क्यू बना रही है। ये जो लाइन है पी क्यू वाली, यही लाइन जो है इधर एंगल जो है क्या बना रही है, बीटा बना रही है, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट बीटा अगर लिखना हो, मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये ट्राइंगल है भाई, ये पैथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के ये इसका 90 का एंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। अब अगर देखें यहाँ पे पॉइंट है, क्या है, x है, यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ पे पॉइंट y है, यहाँ पे क्या है, y प्लस डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स होगा, और y यहाँ पे है, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस डेल्टा एक्स y, ये जो चेंज आई है हमारी उसमें। अब यहाँ से पे टेंजेंट बीटा अगर निकालते हैं तो वो मुझे पता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है हमारा एस क्यू या क्यू एस, और बेस जो है वो हमारे पास है पी एस। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू अगर मुझे फाइंड करना हो, ये अगर मेरे पास है फ़र्ज़ करें वाई, और ये क्या है, y प्लस डेल्टा वाई, तो जब इनमें चेंज फाइंड करूंगा तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली वैल्यू x को डिनोट कर रही है, ठीक है, और ये वाली कर रही है x प्लस डेल्टा एक्स को। जब इनके दरमियान वाली चेंज हम फाइंड करेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स जब हम फाइंड करेंगे, पी एस फाइंड करेंगे, इसकी बेस फाइंड करेंगे, तो वो बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। अब इसको लिखा है y वाले को f की फॉर्म में, और आंसर हमारा क्या आ गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो कि स्लोप है किसकी, सेकेंड लाइन ए पी क्यू की। तो यहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे जो टेंजेंट अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। ये असल में किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल है, ठीक है, और ये आपके पास स्लोप एम डिनोट करता है। अच्छा, ये हो गई इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है, तो इसको हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल्टा एस जो है वो चेंज है, चेंज इन डिस्टेंस कवर, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम है। अब एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी और डेल्टा टी, ये सारी बातें वही की गई हैं, क्योंकि डेल्टा टी जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो यहाँ पे ज़ीरो उसने लिखा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमारे पास रॉकेट इज shot vertically upward with an initial velocity of 100 feet per second. ये velocity है 100 feet per second. Its height s after t second is, ये उसकी क्या है, height है, s is equal to 100t minus 16t square. अब find its velocity after 2 seconds and how high will it go. अब सिंपल सा तो तरीका ये है कि इसका डेरिवेटिव ले लें और टी की जगह 2 पुट कर दें, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन चूंकि हम चेंज वाला मेथड देख रहे हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो हम इस पे फार्मूला वही लगाएंगे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एफ ऑफ टी है, ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी
और डिवाइडेड किसके ऊपर हो जाएगा, डेल्टा टी पे, जो आम डेफिनेशन है। अब हमने क्या किया, जहाँ पे टी था वहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी लिखा है, माइनस सिंपल एफ ऑफ टी लिख दिया। अब यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व, और चूंकि हमारे पास t जो है वो गिवन है 2, तो t इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे t की जगह तो ये चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पे स्केयर को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, और एंड पे जो है जो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी उनके बाद जो कुछ बचेगा, देखें ना, ये माइनस 200 से प्लस 200 गया। अब ये सारे बच गए डेल्टा, 100 में से 64 निकाल दें तो 36, और ये बन गया। अब डेल्टा टी लेंगे, कॉमन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ बच जाएगी। अब देखें ये चीज़ जब डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो जो है ना, ये लिमिट अप्लाई करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 30 फीट पर सेकंड होगी। अच्छा, ये तो हमने देखा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। अब एक बिजनेस के अंदर भी देख लेते हैं कि डेरिवेटिव का यूज़ क्या है। बिजनेस के अंदर ये है कि सी एक्स जो है, अगर वो टोटल कास्ट है किसी भी चीज़ को बनाने की, किसी भी चीज़ के एक्स यूनिट आप बनाते हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 यूनिट्स बनाते हैं, 20 बनाते हैं, 30 बनाते हैं, तो सी जो है उसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि टोटल चेंज कितनी आई है नंबर्स के लिहाज से, तो उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सिंपल ज़बान में मैं आपको बताऊं तो ये कहते हैं इसके प्रॉफिट, ठीक है, उसको जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको हम ज़रा समझते हैं। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये सी एक्स दी गई है, ये कोई प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द 1001 यूनिट, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1000। तो सबसे पहले तो हमने एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है ये चीज़ बनाने की, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे कि 1000 1 माइनस सी ऑफ 1000 जो है वो फाइंड करेंगे, यानी कि इस फंक्शन में पहले रखेंगे 1001, चूँकि ये बड़ी अमाउंट है, ये अमाउंट छोटी है, तो इसको पहले पुट करेंगे और इसको बाद में पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे 1001, फिर माइनस लगा के फिर आपने x की जगह 1000 पुट करना है। इसको जब आप हल करते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है आंसर आ गया, ओके, ये वाला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर उसी फंक्शन का जो है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 1000 पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ गया, 1.8 आ गया। यहाँ पे भी 1 पॉइंट क्या था, 799 था। तो इसका मतलब है ये राउंड अबाउट जो है ये बिल्कुल करीब तरीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चाहे आप वैल्यू एक्चुअल फाइंड करें या विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव जो है उसको फाइंड करें, वैल्यूज़ सेम आती हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ पावर रूल्स, कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के, श्योरली आप लोग एम फिल MSc हैं सब लोग, तो आपने डेरिवेटिव्स अच्छी तरह पढ़ा होगा, आपको आता भी होगा, जस्ट हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। पावर रूल होता है, पावर रूल क्या होता है, एन पीछे लिखें और पावर में से कम करें, साथ में पावर का डेरिवेटिव भी लेना होता है। कांस्टेंट रूल ये है कि जो भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले का डेरिवेटिव ले लें, दूसरे खाली छोड़ें, फिर पहले को खाली छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल है। कोशेंट रूल है, क्या जो कुछ डिनोमिनेटर में है उसका डिनोमिनेटर में ही स्केयर ले लें, फिर डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज़ लिखें, नोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लें, माइनस नोमिनेटर वाला वैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें और उसको सॉल्व आउट करें। एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास चेन रूल आ जाता है, जब हमारा f और g, जब दो फंक्शंस हों और वो दोनों फंक्शन किसी और तीसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि आपका एफ पी इन द फॉर्म ऑफ टी हो और आपका बी जी जो है वो भी इन द फॉर्म ऑफ टी हो, तो फिर जब हम इसे
फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, चेन रूल का। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर हमें डी एफ ओवर डी जी फाइंड करना है तो हम क्या करते होते हैं, डी एफ ओवर डी टी और इसी तरह डी टी ओवर डी जी। ठीक है, तो सबसे पहले f को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर g को विद रिस्पेक्ट टू t करके उसका रेसिप्रोकल लेंगे और इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होता है चेन रूल जब हमारे पास थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाए। अब ये डेरिवेटिव लिखे हुए हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, याद करने हैं। इनवर्स के डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, याद करने हैं, आपको पता है ये डेरिवेटिव आएंगे तो अप्लाई होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई की अगर हालत में हो तो वही होता है। हाँ, अगर डी ऑफ डी एक्स ए ऑफ एक्स हो तो फिर ये किसके इक्वल होता है, ए एक्स लॉग ऑफ ए के। अब ये कैसे आता है, तो इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है। आप इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों साइड पे लॉग ले लें और इधर भी लॉग लेंगे। तो लॉग क्या कहता है, एक्स को वापस ले आओ। ठीक है, इधर log ऑफ y है। अब इधर भी डेरिवेटिव लो, इधर भी डेरिवेटिव, इधर डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/y log पीछे, फिर जो log की टर्म है उसका डेरिवेटिव y प्राइम, और यहाँ पे log ऑफ a कांस्टेंट है, x का जो है ना वो डेरिवेटिव 1 है, तो इधर आंसर y ऑफ log ऑफ a आ गया। अब y प्राइम, ये y डिनोमिनेटर में उधर जाके प्रोडक्ट हो जाएगी y log ऑफ a। अब y क्या था हमारे पास, y था हमारे पास a रेज़ पावर x log ऑफ a। तो हमने क्या देखा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो आपने उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देना है, फिर कांस्टेंट का log ले लेना है। तो ये याद आप रखेंगे तो आपको बचत होगी एमसीक्यूज में। लॉगरिथमिक फंक्शन यही होता है कि जो कुछ लॉग के साथ है उसको बाहर लिखते हैं डिनोमिनेटर में, फिर उसका डेरिवेटिव भी लें। यहाँ पे चूंकि x है उसका विद रिस्पेक्ट टू x1 है इसलिए लिखा नहीं है, आम उसमें लिखना चाहिए। ये एग्जांपल देखेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव आपने देखने हैं, इनवर्स के भी आपने देखने हैं और याद करने हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबनीज रूल। लेबनीज रूल जो है ये होता है हायर डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, हायर डेरिवेटिव्स के लिए, यानी कि जब आपको कहा जाए कि कोई फंक्शन दिया जाए और इसका 100th डेरिवेटिव फाइंड करें, कौन सा 100th डेरिवेटिव फाइंड करें, तो आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, लेबनीज रूल यूज़ करना है। लेबनीज रूल क्या है कि आप जो है उन दोनों जो प्रोडक्ट में हैं दो फंक्शंस, पहले का nth डेरिवेटिव, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी लिख सकते हैं v, वैसे ही फिर इसी तरह उसका एक एक डेरिवेटिव कम करते जाएं, v का बढ़ाते जाएं, u का कम करते जाएं, v बढ़ाते जाएं, u कम, v बढ़ाते जाएं, एंड पे आपके पास u खाली आ जाएगा और v का क्या आ जाएगा, nth डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये काम करेंगे तो हम जो है किसी भी जो दो फंक्शंस हैं उनका हायर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये प्रूफ दिया गया है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो ऐसे इसको याद रख लेना है। अब फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है, पहले तो हमने पढ़ा एफ ऑफ एक्स पढ़ा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई हो तब क्या होगा। जी, यहाँ हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी डोमेन जो है वो सबसेट हो रियल नंबर्स का, और फिर जो है एक ऐसा रूल जो फंक्शन, जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं या रूल भी कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं, कि जहाँ पे डोमेन में से एक पूरा पेयर लिया जाए, ठीक है, और फिर एक किस्म का जो पेयर है वो आ जाए हमारे पास रेंज के अंदर। तो इस तरह का जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यानी कि उसमें एक वेरिएबल ना हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल हों। अब जो है z is equal to f of x y where x and y are independent variable and z is dependent variable। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, इसमें x और y दो हैं, अगर 3 होंगे तो वो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स होगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि जो फंक्शन है अपना, ये जो फंक्शन है आप हमारे पास सेवरल वेरिएबल का, ये होता है r² टू r,
यानी कि इसका इनपुट तो होगा पेयर की फॉर्म में, इनपुट क्या होगा, पेयर की फॉर्म में होगा, लेकिन आउटपुट इसका सिंगल होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, ये क्या है, एक पेयर है और ये क्या है, सिंगल नंबर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इधर बेशक आर क्यूब भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ पे भी दिखाया गया है कि अगर दो वेरिएबल्स का ग्राफ आप बनाते हैं तो उसका ग्राफ का जो है एक ऐसी सर्विस बनेगी जो क्या होगी, 3 डायमेंशनल होगी। ठीक है, आर स्क्वायर आर टोटल 3 हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a function of 3 or more variables। अब ऐसा हो कि n वेरिएबल आ जाएं तो उसको हम जो है ना, जिस तरह हमने दो वाले को यहाँ पे z से डिनोट किया, यहाँ पे ज़्यादा वाले को हम किससे डिनोट करेंगे, w से डिनोट करेंगे। और इसकी डोमेन जो है वो सबसेट होगी किस, rn की। और रेंज आपको मैंने पहले बताया कि वो रियल नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे r1 r2 r3 r4 r100 r1 लाख हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होगी, रेंज क्या होगी, वो नंबर ही होगा और वो रियल नंबर होगा। ठीक है, अब डोमेन और रेंज अगर आप देखते हैं तो एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे आपके पास फाइंड द डोमेन और इसे हमने बताना है। अब डोमेन जो है वो क्या होगी, डोमेन के लिए ये होता है कि सबसे पहले अगर इस तरह का केस है तो डिनोमिनेटर को नॉन ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है। एक्स और वाई की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो अगर ज़ीरो बन जाता है तो वो वैल्यूज़ दोनों जो है वो शामिल नहीं होंगी किस में, डोमेन के अंदर। अब इसके लिए सिंपल सा करना ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसे इक्वल टू ज़ीरो रख दें। ठीक है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, इसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं है, हैविंग रेडियस 3। ठीक है, तो इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास क्या होगी, चूँकि इसको हमने पॉजिटिव लेना है। और ये भी बड़ी मज़े की बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये पॉजिटिव भी होना ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए डोमेन के पुट करने से। ठीक है, डोमेन के पुट करने से अगर डिनोमिनेटर में माइनस टर्म आ जाती है तो फिर वो वाला जो नंबर है, वो वाला पॉइंट जो आप पुट करें वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। तो ये आपके पास एक किस्म की ओपन बॉल आ गई है रेडियस 3 की। तो इसको हम डोमेन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आ गए हमारे पास डोमेन, विच इज़ ओपन डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। यानी कि असल इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर। ठीक है, ये 0 0 जो है ये ओरिजिन को डिनोट कर रहे हैं और ये 3 जो है ये आपके पास क्या है, रेडियस है। अब इसकी रेंज क्या होगी, 1/3 टू इन्फिनिटी। अब देखें 1/3 कब बनेगा, एक्स और वाई को 0 रखते हैं। ठीक है, एक्स और वाई को क्या रखें, 0 रखते हैं तो आंसर क्या आ गया, 9 1/3। और दूसरी बात है कि अगर x और y को जो है वो 0 रखते हैं, ठीक है, सॉरी 0 ना रखें बल्कि इक्वल टू 9 रखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना इसका रेडियस मैक्सिमम कितना है, 3 है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सर्कल है, यहाँ पे इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, पहले मैंने एक्स वाई की 0 0 पुट की है, अब इन दोनों की मिला के हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। तो 1/0 जो है अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, ये होगी 1/3 और इन्फिनिटी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे सम और डिफरेंस और वो सारी चीज़ें देखते हैं जो हमने एक सिंगल के लिए देखी थी। तो अब दो के लिए भी सेम है कि कंपोजिशन ले लें, प्लस या माइनस ले लें और सेपरेट ले लें तो आंसर सेम होंगे। प्रोडक्ट का भी यही है, कोफिशिएंट का भी यही है, और ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे फ़र्ज करें ऐसे लिखा होता था। ठीक है, यहाँ पे चूंकि दो हैं तो x की जगह एक्स वाई आ गया। इस तरह ये लिखा था एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई पेयर की फॉर्म है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है। कंपोजिशन जो है, अगर आपके पास एफ जो है वो फंक्शन है यू और वी का, और यू वी फंक्शन है एक्स वाई के और दोनों, तो फिर आपने क्या करना है, यू वी की जगह उनकी वैल्यूज़ भी रिप्लेस कर सकते हैं। और पावर अगर लिखनी हो तो इसका मतलब है ये सारे फंक्शन जो है एक जैसे हैं और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब डोमेन और रेंज का कुछ कंसेप्ट हमने देखा है, एक और क्वेश्चन है इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना बने। तो इसको इसलिए हम लिखते हैं कि ये सारा कुछ जो पड़ा है ये या तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो या इक्वल टू ज़ीरो हो। तो यहाँ से 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, या फिर इसको लिखते हैं एक्स प्लस वाई स्क्र लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड बाल की जो है, तो इसको यहाँ पे ये कहते हैं रेडियस इसका कितना होगा, 4 हो 2 होगा, सॉरी आर स्क्र होता है ना, तो रेडियस क्या होगा, क्लोज्ड इसका 2 होगा, सेंटर एट ओरिजिन। उसी तरह लिखा हुआ है एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्र प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्र। अब यहाँ पे अब इसकी रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने का भी वही मेथड है। पहले तो एक्स और वाई को रखते हैं ज़ीरो, ठीक है, दोनों को ज़ीरो रखेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 4 स्क्वायर रूट बचेगा जिसका आंसर आएगा 2। फिर मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पे भी हमने यही किया था, ठीक है, वहाँ पे भी यही किया था। अब इसको जो है वो किसके इक्वल रखते हैं, 4 के इक्वल रखते हैं। तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया जनाब, रेंज आ गई 0 टू उसकी। अब लिमिट लेनी हो दो फंक्शंस की तो भाई बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो सिंगल के लिए है वही डबल के लिए है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिमिट दोनों लेनी होगी, एक्स बी एक्स ए को अप्रोच कर रहा है और वाई बी को। इसका ये मतलब है एक्स गोज टू ए वाई गोज टू बी, ठीक है। और कोई भी लिमिटिंग वैल्यू सिंगल आएगी। क्यों आएगी सिंगल, हम पढ़ चुके हैं कि जो ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है इसकी रेंज जो है वो सिंगल होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की जाए तो वहाँ पे हम लिखते थे एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे दो हैं तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, ये जो मॉड है ना इसको ओपन किया हुआ है, ये वाला इस मॉड को ओपन किया हुआ है। तो वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही लिखते थे, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन लिखते थे, यहाँ पे चूंकि दो हैं तो एफ ऑफ एक्स वाई लिखना पड़ेगा। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ जो लिमिट की सेम रहेंगी जो कि वहाँ पे हमने पढ़ी थी। अच्छा, उसके बाद है पाथ डिपेंडेंस, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने गौर से समझना है। अगर हमारा जो फंक्शन है वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट पाथ्स के ज़रिए जा रहे हैं आप ए बी की तरफ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको आप समझें, पहले सुन लें, फिर आपको उसकी समझ आ जाएगी इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की। अब देखें, वो कहता है कि एक्स और वाई किसको अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो ज़ीरो को। वो कहता है कि हम अप्रोच करते हैं ज़ीरो ज़ीरो की डिफरेंट पाथ से। देखें, ये आपके पास है ओरिजिन और ये पॉइंट होता है ज़ीरो ज़ीरो का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये कोई और पॉइंट होगा, ये और होगा। बहरहाल ये ओरिजिन पे क्या होता है, ज़ीरो ज़ीरो होता है। अब वो कहता है कि अगर हम एक्स एक्सेस के अलांग आ रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सेस के अलांग आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं किसको, ज़ीरो को, ज़ीरो ज़ीरो को, ओरिजिन को। जब हम एक्स एक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे वाई क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर हम एक्स एक्सेस के अलांग आएंगे, ज़ीरो ज़ीरो को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास वाई ज़ीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे इस फंक्शन में वाई को ज़ीरो रखते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। अब सिमिलरली हम यही काम करते हैं कि हम वाई एक्सेस से चलते हैं इसको अप्रोच करने, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से जब नीचे आते हैं तो ये है वाई एक्सेस, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब x को ज़ीरो पुट करें, x को ज़ीरो पुट करें, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया -1। अब हमने देखा कि अगर हम x एक्सेस के अलांग आते हैं और y एक्सेस के अलांग आते हैं तो फिर लिमिट का आंसर डिफरेंट आ रहा है। हमने यही पढ़ा है लिमिट के केस में, कल भी और आज भी यही पढ़ा है कि लिमिट का आंसर हमेशा यूनिक होता है। अगर दो आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी
नहीं है। अब कंटिन्यूटी के लिए उसी जैसी 3 कंडीशंस हैं जो वहाँ पे एफ ऑफ ए थी फ़र्ज़ करें, या एफ ऑफ एक्स की थी, और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ ए बी कह दें या एफ ऑफ एक्स वाई कह दें। तो पहली तो बात है, एफ ऑफ ए बी जो है ना उसको डिफ़ाइन होना चाहिए, यानी कि जब उसके अंदर वैल्यू पुट करें तो फंक्शन का आंसर जो है वो डिफ़ाइंड होना चाहिए। दूसरी बात, लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल आनी चाहिए। तीसरी बात, लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये वही कंडीशंस हैं जो कि सिंपल वेरिएबल के लिए पढ़ी हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की बजाय एफ ऑफ एक्स वाई है, तो ये भी सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अब कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा एक पूरे सेट के ऊपर, सेट के ऊपर तब कंटिन्यूस होगा जब उस सेट के वो हर एलिमेंट पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी फंक्शन है वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को हम ओवरऑल कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। अब वही है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, तो जिस तरह वहाँ पे हमने कंटिन्यूस चेक किया था कि अगर एफ पी 2 पे कंटिन्यूस है और जी भी 2 पे कंटिन्यूस है, तो एफ प्लस जी हो, एफ माइनस जी हो, एफ ऑफ जी हो, एफ ओवर जी हो, जो भी हो, वो उसी 2 पे ऊपर ही कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे भी सारे के सारे वही बातें लिखी गई। ठीक है, ये एक एग्जांपल दी गई है, और ये एक एग्जांपल दी गई है कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वो कहता है कि अगर अलोंग द लाइन हम चलते हैं इस फंक्शन को अप्रोच करने के लिए, तो जाहिर सी बात है, अब हम सरफेस में चल रहे होते हैं, प्लेन में चल रहे होते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, हम कहते हैं कि एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स, जहाँ पे y है वहाँ पे एम ऑफ एक्स रिप्लेस कर दें, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब क्या करें जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल, एम और 1 और, अब एम का हमें नहीं पता है, एम इज़ अननोन। ठीक है, तो एम की वैल्यू कोई भी हो सकती है, एम 1 भी हो सकता है, एम 0 भी हो सकता है, एम माइनस 1 भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसका एक ही आंसर होगा? नहीं, जब आप वाई एम को चेंज करेंगे आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आप 1 लेते हैं आंसर 1/2 आता है, अगर आप 0 लेते हैं आंसर 0 आता है, अगर आप 2 लेते हैं तो आंसर आपका आ जाता है 2/5 आ जाता है। यानी कि जूं जूं आप एम की वैल्यू फाइंड चेंज करते जा रहे हैं, लिमिट का आंसर चेंज होता जा रहा है, जबकि हमने तो पढ़ रखा है कि लिमिट का आंसर यूनिक होता है। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर काम ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती इस क्वेश्चन में। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, आप यहाँ पे एंड पे आ गए हैं, एक बात आपने याद रखनी है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे स्किप की है इस चैप्टर से, न्यूटन राफसन मेथड को। ठीक है, उसकी स्किप करने की ये वजह है कि उसको जो है हम फर्दर न्यूटन राफसन को, फिर हम इसके साथ ट्रेपिजाइडल रूल पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे सिम्पसन रूल। तो ये 3 टॉपिक जो है वो मैंने जानबूझ के न्यूटन राफसन को छोड़ा है कि इसको मैं इनके साथ मिला के आपको क्लियर करवा दूंगा, ताकि ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के 3 टॉपिक्स हैं ये एक ही दिन हम इकट्ठे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम जो है डिस्कस करेंगे जर्नल थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह वगैरह।